साइकिल बता दे। ऑडिट साइकिल का मतलब ये है कि ऑडिट शुरू कहां से हुआ था। मैंने ये कहा था सर सबसे पहले हमने किया था क्लाइंट एक्सेप्टेंस, ऐसा ही है भाई। हमने कहा भाई सबसे पहले आपके पास क्लाइंट एक्सेप्टेंस था, आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस के बाद बनाते हैं इंगेजमेंट लेटर। अच्छा, इंगेजमेंट लेटर के बाद आप फौरन ऑडिट शुरू नहीं करते, आप करते हैं रिस्क असेसमेंट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट के अंदर भी कुछ चौरंगियां थी। मैंने कहा भाई एंटिटी, इन्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल। हमने कहा एंटिटी, इन्वायरमेंट, और आपने कहा सर इसके बाद आपने यहां पे बात की थी आईसी यानी इंटरनल कंट्रोल की। इस पूरे चंक को देखने के बाद आपको समझ आया था कि मसला कहां कहां हो सकता है। वेदर आपको इदारे को समझ के कुछ पता लगा, वेदर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए उससे कुछ पता लगा, और वेदर जब आपने कंट्रोल्स को समझा और जहां जहां कंट्रोल में आपको मसले दिखे तो आपने देखा वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे फोकस करना ज्यादा है। इन सब रिस्क असेसमेंट को देखने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि फोकस एरियाज कौन से हैं। फोकस एरिया के बाद आप करते हैं उन्हीं चीजों को रिस्पॉन्ड। उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं, यहां पे आप परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब यह है कि सर ऑडिट करने का तरीका, कि ऑडिट किस तरीके से होगा। पर देखो आप खुद अगर फोकस करो इस पूरी स्ट्रीमलाइन के ऊपर जो मैंने यहां पे बनाई है आपके सामने है, कि आप क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं इसलिए कि आप देखते हैं कोई उसके एथिकल इश्यूज तो नहीं है, मेरे पास कॉम्पिटेंस है या नहीं, एक स्टेप आगे आ जाते हैं। फिर एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, एंगेजमेंट लेटर के बाद तय हो जाता है आपकी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। पर सर इसके बाद जब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं फिर हम कहते हैं कि भाई सही है, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी एग्री हो गई, हम इदारे में जाके डायरेक्ट ऑडिट शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मसला कहाँ कहाँ है, और वो देखने के लिए हम क्या करते हैं। सर स्क्रीन ब्लर है यार, मैं वापस से शेयर कर देता हूँ भाई, होनी नहीं चाहिए। अभी बता रहा हूँ, सबर करो, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, हौले हौले इधर। खैर, फिर मैंने क्या किया, जब रिस्क असेस किया मैंने, तो मैंने देखा कि यार देखो रिस्क असेसमेंट में जब इदारे को समझा कि भाई वो इंपोर्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, समझ आ गई बात। मैंने कहा भाई अगर मेरा इदारा एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कॉम्पिटिटर आ गया तो रिस्क है कि इसने सेल्स ओवर स्टेट की हुई होगी, ऐसा ही है ना। मेरे कंटिन्यूस लॉसेस हैं, कैश फ्लो कम से कम होते जा रहे हैं, तो क्या रिस्क था, पीपी की इम्पेयरमेंट का। तो ये सारी चीजें हमें याद है ना, तो ये सारे फैक्टर्स थे। ये कैसे पता लगे थे, जब आपने इदारे को समझा था, माहौल को समझा था। बात क्लियर है। खैर, फिर हमने कहा भाई माहौल में पता लगा टैक्स रेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो आपका रिस्क होगा कि टैक्स रेट अगर ज्यादा हुआ है तो उन्होंने टैक्स क्या बुक किया हुआ होगा, कम बुक किया होगा। तो ये भी आपको ऐसे पता लगा, शक हुआ कि जब आपने माहौल में देखा कि भाई ये चीज तो चेक करनी ही करनी है। और फिर आपने जब इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली तो जहां जहां मसले थे वहां वहां पे आपने कहा था रिस्क ज्यादा है। एक पेज के ऊपर, दो पेज के ऊपर, 5 पेजों के ऊपर आपने लिख लिया कि ये मसला हो सकता है, तो मुझे इसी को चेक करना है। उस चीज को चेक करने के तरीका कार को हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा जी, मैंने कहा सर चलें जी, बात समझ आ गई, ऑडिट प्रोसीजर्स कहते हैं उसको। जब ऑडिट प्रोसीजर्स कर लेता हूं मैं, यानी ऑडिट प्रोसीजर्स को कर लूंगा मैं, तो मुझे करना है कंक्लूड। तो मुझे क्या करना है, अच्छा जब ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा तो यहां पे देखें, मैं यहां पे एक आपको ये बना के दिखाता हूं। जब बच्चों ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा एविडेंस। हाँ जी, मुझे क्या मिल जाएगा, अच्छा एविडेंस को कहते हैं ऑडिट एविडेंस। यानी भाई देखो सीधी सी बात है, आप अगर एक पूरा व्यू देखें मेरे सामने, क्लाइंट एक्सेप्ट किया, रिस्क असेसमेंट की,
ऑडिट भी कर लिया, तो जो ऑडिट किया तो उसमें मुझे पता लगेगा या तो कुछ मसले हैं या तो कुछ मसले नहीं है, उसको हम कहते हैं एविडेंस, सबूत मिल गया। अब इस सबूत के बिना पे आपने करना है कंक्लूड। आपने क्या करना है? कंक्लूड करना है। अच्छा, कंक्लूड ये करना है कि अब पहले आसान जबान में, या तो सब सही है या तो मसला है, या तो फिर मसला है। अच्छा, अगर मसला है तो अगर मसला है तो हम कहेंगे, ये मैं आपको ऑडिट की एक साइकिल सिखा रहा हूं आज, या तो मैनेजमेंट क्या कर लेगी, हाँ भाई बोलो ना, घूम गए हो गए क्या, या तो मैनेजमेंट सही कर लेगी। भाई मैंने कहा, अब एग्जांपल समझिएगा, मैंने ये कहा अलाया अभी भी मसला है स्क्रीन में, आई थिंक अभी स्क्रीन सही है, ब्लर नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पे कोई पीडीएफ भी या कुछ अटैच नहीं किया हुआ, लिख रहा हूँ मैं, तो दिस हैज टू बी क्लियर। भाई बच्चों स्क्रीन सही है ना, जल्दी बता दो। अभी भी ब्लर है, वापस ब्लर हो गई यार, ये क्या मसला है? एक मिनट रुकिएगा। बेटा मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते। इधर जल्दी फोकस के साथ बोलो, इतना जितना आपको इजाजत दी गई है। खैर इधर जानिए, आप सही है, क्लियर, जल्दी से बच्चों क्लियर है? उषा, रोशनी, ताहा, अहमद, जल्दी से, अब क्लियर है? ओके, फोकस के साथ चलें जी। मैंने कहा या तो मसला है, मसला क्या हो सकता है, मल्टीपल डिस्कशंस कर लेते हैं। मैंने जब ऑडिट प्रोसीजर्स किए तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रीकैलकुलेट किया। आज की क्लास का पहला मकसद ये है कि मैं आपको ना एक व्यू दूं कि ऑडिट चल के खत्म कहां होता है, ये चीज बताना चाह रहा हूं। क्या सुनिएगा, मैंने कहा जब मैंने ऑडिट किया, यानी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था, प्रोसीजर्स में एक प्रोसीजर होता है रीकैलकुलेशन। अच्छा, रीकैलकुलेशन कैसे होती है वो तो मैं सिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं एक प्रोसीजर होता है रीकैलकुलेशन। मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला हुआ होगा, तो आप क्या उसको देख के बोल लो कि सही है, चेक करोगे? चेक करने के लिए क्या करोगे? रीकैलकुलेट करोगे। रीकैलकुलेट करोगे तो या तो आपका आंसर उससे मैच हो जाएगा, या तो आंसर मैच। अच्छा, अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो आपको सबूत मिला, वो क्या है? एविडेंस। इस एविडेंस के बेस में आपने करना है कंक्लूड। कंक्लूड क्या करना है? या तो सही है या तो मसला है। अगर सही है कोई मसला नहीं है, कंक्लूड कर दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, रिपोर्ट दे दो। पहले बताओ ये बात समझ आई? दूसरी चीज समझें, मैंने कहा कि अगर मसला है तो मसले के ऊपर ऐसा नहीं होता कि आपने रिपोर्ट अब मैं लिख के दे दिया शेयर होल्डर्स को कि भाई ये तो मसले हैं। आप पहले मैनेजमेंट को बोलोगे प्लीज इसको सही करें। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो फिर आप बोलेंगे डायरेक्टर्स को कि भाई ये लोग सही नहीं कर रहे, आपकी गवर्नेंस की जिम्मेदारी है, इनको बोलो कि सही करें। अगर वो भी नहीं मानते तो फिर आप एसईसीपी वैसीसीपी किसी के पास जाने की नीड नहीं है, आप सिंपल अपनी रिपोर्ट में लिख के दे देंगे कि ये मसले हैं इस फाइनेंशियल्स में, तो आप देख के इन्वेस्ट कीजिएगा। मतलब एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं समझने के लिए। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? यानी सर अब मैंने एक बेसिक एग्जांपल दी आपको कि भाई डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ हुआ है, तो डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ हुआ है तो आपको ये सबूत मिल गया। आपको सबूत कैसे मिला? जब आपने ऑडिट प्रोसीजर्स किए, जब आपने अच्छा ऑडिट प्रोसीजर्स किए बगैर सबूत नहीं मिलता, क्योंकि आपको रिपोर्ट में लिखना है। खुदा के बंदो याद रखना, आपको रिपोर्ट में लिखना है कि यहां पे ये मसला है, तो उस मसले के लिए कोई आपको चैलेंज ना कर दे, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस। और एविडेंस कैसे आएगा? अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर कहां परफॉर्म किए होंगे? जहां रिस्क होगा। साइकिल है ना पूरी ऑडिट की। देखो आप खुद समझें, मैं कह रहा हूं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये मसला है, कोई आपको बोल लेते हैं, कैसे पता? आप बोलोगे सबूत है। सबूत कैसे आया? प्रोसीजर परफॉर्म करके। प्रोसीजर क्या था? रीकैलकुलेशन। आपको कैसे पता लगा ये काम करना है? रिस्क असेसमेंट। बात क्लियर है? तो ये सारी पूरी साइकिल है ऑडिट की। तो समझाने का मकसद ये है कि आपने चेक तो वैसे तकरीबन हर चीज करनी होती है, तो आपको फोकस एरियाज पता होते हैं। तो खैर अब मुझे बताओ, मसला है या तो मैनेजमेंट सही कर लेगी या तो मैनेजमेंट सही नहीं करेगी। तो यहां पे लिखते हैं सर, यहां पे मैनेजमेंट सही नहीं कर रही। अच्छा, अगर मैनेजमेंट सही नहीं कर रही है तो दैट मीन्स कि मैं फिर भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताऊं या बताऊं? बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में ये, यानी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मसला है। पहले बताओ बात क्लियर है? बाकी बात है। चलें जी,
तो अब समझने की बात यह है कि सर मैंने आपको ये एरिया नहीं करवाया क्लाइंट एक्सेप्टेंस का, सिर्फ समझाया था हल्का सा। एंगेजमेंट लेटर का एरिया मैंने अभी आपको नहीं करवाया, बट आई बिलीव कि हमने ये एरिया कर लिया है, ये वाला एरिया ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्सेज वाला एरिया है ऑडिट प्रोसीजर्स का, मैं इसको जानबूझ के स्किप करवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको आपकी 20 जो % वाली ग्रेड है उसके ऊपर लेके जा रहा हूं, जिसमें से 15 से 20 नंबर का सवाल लाजमी आता है। तो सर अब हम ये काम करते हैं, यार ये आपकी स्क्रीन क्यों ब्लर हो जाती है बात बात पे? अच्छा भाई अब मुझे बताना, अब सही हो गई जानी? नहीं, रिस्क असेसमेंट अलग, वो अलग चौरंगी करा दी मैंने, रिस्क असेसमेंट अलग है। अब रिस्क असेसमेंट के बाद हम किस पे आ रहे हैं? कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन का मतलब है सर रिपोर्ट। तो आज हम ये रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं अपनी, सही है जी? अच्छा भाई खैर अब स्क्रीन सही हो गई। खैर अब समझाने का मकसद ये था, मैं अगर रिपोर्ट शुरू करवा देता तो मकसद समझ नहीं आता। याद रखिएगा, रिपोर्ट इज योर एंड प्रोडक्ट। भाई आप अगर आईकैप में एग्जाम देने जाते हैं तो आपका रिजल्ट आता है, दैट इज रिपोर्ट फ्रॉम दी आईकैप। वो क्या है? कंक्लूजन है। कंक्लूजन है कि आप या तो परमानेंट क्रेडिट है या तो नहीं है। पर किस बिना पे? सबूत के बिना पे कि आपने ये कारनामा अंजाम दिया है, सही है जी? पर खैर आईकैप रिस्क असेसमेंट नहीं करता। अच्छा, आईकैप भी टेक्निकली रिस्क असेसमेंट करता ही है, वो देखता है कि बच्चा क्या पास पेपर करके आएगा, वो पूछता ही नहीं है, वो हमेशा न्यू चीज पूछता है। तो खैर ऑल टुगेदर समझने की बात यह है बच्चों कि हम आज की क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब मजे की बात, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आइजा 700, आइजा 701, ये इसके अंदर चैप्टर्स हैं ये सारे। मैं आपको उसको एक चैप्टर बना के कराऊंगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। आइजा 700, आइजा यानी आइजा का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आइजा 705, आइजा 706 सर ये वाले, और आइजा 570, ये जो स्टैंडर्ड्स आपके सामने मैंने अभी लिखे हैं, ये हम सारे के सारे चैप्टर किसमें कंप्लीट करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बात क्लियर है? चलिए जी, यानी तो आप अगर कोई पूछे आपसे भाई कितने आइजाज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आते हैं, तो आप बोलेंगे 5, और वो 5 के 5 हमें कवर करना है। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको लॉजिकल वे में कवर कराऊंगा, और इसका हर एक पास पेपर भी करेंगे, क्योंकि इसके पास पेपर ज़्यादा हैं, तो हम सारे क्लासेस में करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं रिपोर्ट के सेक्शन की। तो हम ज़रा ये खोल लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है? आइजा 700। जब मैं ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर खोलूं, और जिस तरीके से मैंने बुक डिजाइन की है उसी सीक्वेंस में की है जिसमें आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हुआ हुआ है। अब सुकून तामुल से मेरी बात समझिएगा। आइजा 700 आपको यह बताता है कि आपकी रिपोर्ट का कंटेंट या फॉर्म क्या होगा, यानी किस तरीके की रिपोर्ट होगी। अब इसको मैं इलैबोरेट करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप न्यू टू ऑडिट हैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा उसमें एंटर होना पड़ेगा। खैर पहले ये कंफर्म कर दो मुझे, इससे पहले की चीजें क्लियर हैं? रिस्क असेसमेंट से लेके रिस्पॉन्सेज होंगे, सबूत मिलेगा तो रिपोर्ट दूंगा। अब वो कहता यह है कि आपने अपनी मर्जी की रिपोर्ट नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि बात समझें, वो कहता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिपोर्ट का, कि हर रीड करने वाले को समझ आएगा ये कंपनी की रिपोर्ट है। एग्जाम्पल, आपका जब रिजल्ट आता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि P.credit इज इक्वल टू लिखा हुआ होगा, ऐसा ही है ना? तो वो एक फॉर्मेट है कि भाई P.credit इज इक्वल टू लिखा हुआ है, या मार्क्स आए हुए हैं और मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि या तो ये होगा या तो ये होगा। पहले बात बताओ, या तो ये होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। अब पता चले आई के आपको मैसेज कर रहा है, हाँ जानी क्या हाल है, सब ठीक होगा, उम्मीद है कि तू खैरियत से होगा, देख बताना ये चाहता हूं कि ये मसला है, इसलिए कह रहा हूं कि ये हो सकता है। अबे भाई सीधा बात करो। तो समझने की बात यह है कि अगर हर ऑडिटर अपने हिसाब से कम्युनिकेशन करेगा तो हो सकता है कि शेयर होल्डर मिसगाइड हो जाए। शेयर होल्डर
तो हर किसी को अपनी तरफ से रिपोर्ट लिखने की इजाजत नहीं है। उसने बोला भाई हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने, आईएसबी ने कह दिया कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए, रिपोर्ट का फॉर्मेट वो होगा जो हमने वहां डिसाइड किया है, आपको अपनी होशियारी करने की नीड नहीं है। वो फॉर्मेट दे दिया उसने। अच्छा, फॉर्मेट के बाद फिर ऑडिटर्स ने पूछा कि ये बताओ कि अगर हमें उसमें कुछ बताना हो तो मसला क्या है, तो वो कैसे बताएंगे? तो उसने कहा आप वो बताएंगे आइजा 705 के तहत। आइजा, अच्छा यानी अब बात समझें, आइजा 700 बताता है बेसिक ऑडिट रिपोर्ट, 705 बताता है कि इसमें अगर कोई इफ एंड बट्स हुए तो क्या होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आइजा 700 itself represents basic content of audit report, कि बेसिक रिपोर्ट ये है, और जो बकाया एजाज हैं वो ये बताएंगे कि कब कोई हालात वाकयात होंगे तो रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा। अब वो हालात वाकयात क्या होंगे वो भी सीखते हैं, पर पहले आपको बताओ ये मैपिंग समझ आ रही है कि आपसे कोई पूछे आइजा 700 क्या बताता है तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है। अच्छा, फिर आपसे मैं पूछूं कि ऑडिट रिपोर्ट में कब क्या चेंज आएगा तो ये कौन से एजाज बताते हैं, बाकी 701 हो गया, 705 हो गया, 706 हो गया, ये सारे एजाज बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर आइजा 700 खोल के देखेंगे इवन डायरेक्टली आइजा से, तो वो कहता है कि भाई आइजा के कंटेंट्स ये हैं, इसमें चेंज आएगा तो रेफर आइजा 701, रेफर आइजा 705, रेफर आइजा 706। पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी है? खैर, तो अब मैं स्लाइड को रिप्रेजेंट करूं। वो कहता है, ये बताता है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की होती है, और दूसरी चीज ये बताता है डिफरेंट ऑडिट सिचुएशंस में ऑडिट रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे फर्क आएगा। एग्जांपल आपके आईकेप की बेहतरीन एग्जांपल चल रही है अभी, भाई अगर परमानेंट क्रेडिट होता है तो परमानेंट क्रेडिट पास, ऐसा ही है ना, और अगर फेल होता है तो मार्क्स आते हैं। तो मतलब हालात वाकयात ऐसे होते हैं तो वो चेंज होता है ना। तो वहां पे वो हालात वाकयात हैं कि आपके मार्क्स 50 से कम आ गए, और यहाँ पे ये हालात वाकयात हैं कि जो कि आगे बहुत सारे हो सकते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिएगा ताकि आगे कनेक्टिविटी है। ये कहने को बहुत ही ज्यादा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, पर प्रॉमिस मैं आपको ईजी करके करा दूंगा, पर आपने एक एक बात पे फोकस करना है। अभी तक इंटरनल कंट्रोल भी हो गया ना, तो यहाँ पे प्लीज फोकस करके देखना ताकि ये इजीली ग्रैब हो जाए। और फिर इसमें भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, खुदारा याद कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि मैं लिखना सिखा दूं तो आपने याद करने को कटा दिया हो। प्लीज रिक्वेस्ट है, याद लाजमी कीजिएगा, टेक्निक मैं सिखा दूंगा। खैर आगे, हाँ पीपीटी सारी शेयर कर दूंगा, जानी बेफिक्र रहें। याद करना मतलब बुक में से, सही है जी, बुक में से याद करना, क्योंकि उसमें कंटेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट। अबे ये इससे बेहतरीन समरी बुक में बना के दी हुई है, 1 पेजर, तो आप रिवाइज वहां से कर सकते हैं, पर जो अंग्रेजी के वर्ड्स हैं वो आपने वहां से याद करने होंगे, जो चैप्टर है इटसेल्फ। क्लियर है? चलिए जी, खैर वापस से आइजा 700 में आऊंगा तो क्या बताएगा, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और फिर ये आइजा 700 ही बताता है कि कब किस सिचुएशन में किस आइजा को रेफर करना है। बात क्लियर है? तो हमने पहली स्लाइड पे ये सीख लिया। अब मल्टीपल सिचुएशंस को बयान करता हूं जो आपके भेजे में फिक्स होनी चाहिए आगे जाने से पहले। पहली सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती। पहली सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती, इसको हम कहते हैं ऑडिट की जबान में मिस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। वापस से सुनिएगा समझ के, बहुत फोकस के साथ। अहमद कह रहे हैं कि सर इज इट नेसेसरी टू लर्न रिस्क असेसमेंट फ्रॉम द बुक और जस्ट कॉन्सेप्ट्स आर इनफ। रिस्क असेसमेंट के लिए आप रिस्क फैक्टर्स वाली प्लीज पेज रीड कर लीजिएगा, वो काम की चीज है। एनपीओ के रिस्क फैक्टर्स रीड कर लीजिएगा, वो काम की चीज है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये काम की चीज है। बाकी रिस्क में कुछ याद करने की नीड नहीं है। इंटरनल कंट्रोल में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि याद करें ताकि आपको अल्फाज मिलें। सही है जी? रिस्क असेसमेंट में नहीं कर रहा, मना कर रहा हूं, नहीं करें याद, कोई इशू वाली बात नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर में नहीं करें याद, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर खुदा के वास्ते ऑडिट रिपोर्ट में कीजिएगा और इंटरनल कंट्रोल में कर लीजिएगा। और रिस्क में रिस्क फैक्टर्स, आपने देखा हो किसी ने बुक खरीदी हो तो एक पेज पे आ रहे हैं रिस्क फैक्टर्स सारे, तो वो आपने बस याद कर लेने हैं। दैट्स इट। उसमें सब है कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यू सॉफ्टवेयर आ जाए, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। आगे जी, अब अभी पॉइंट पे रहते हैं, अभी इधर उधर की बातें नहीं बिल्कुल भी। खैर, मैं सिचुएशंस बता रहा हूं। सिचुएशन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती। ऑडिट की जबान में उसको क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। अच्छा, आपको
आइजा 700 ये बताता है कि गलती की सूरत में आपको कौन सा आइजा रेफर करना है, गलती की सूरत में आपको, और उस वजह से आपकी रिपोर्ट के अल्फाज क्या होंगे, ताकि एक शेयर होल्डर पाकिस्तान में बैठा हो, एक शेयर होल्डर यूएई में बैठा हो, एक शेयर होल्डर यूएसए में बैठा हो, कनाडा में बैठा हो, सबका सोचने का पैटर्न क्या हो, सेम हो, कि वो देखे अबे यार ये तो ये मसला है, कोई तीसरा बंदा देखे ये मसला है। तो यानी अगर मैं इन पाकिस्तान, अगर मैं किसी और कंपनी की बाहर मुल्क की ऑडिट रिपोर्ट देखूंगा तो वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि फॉर्मेट सबके लिए क्या है, सेम है। बात समझ आती है? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये हुआ है तो ये अल्फाज होंगे, ये हुआ है तो ये अल्फाज होंगे। खैर, अभी मैंने आपको बताया पहला कॉन्सेप्ट मिस स्टेटमेंट का। मिस स्टेटमेंट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो गलती पता लगी होगी जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे, उससे सबूत मिला होगा, उसकी बिना पे मैं कह रहा हूं। क्लियर है? तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट के किस हिस्से पे फर्क आएगा और उसके अल्फाज क्या होंगे वो हमें ये बताएगा। बात क्लियर है? चलें जी आगे। अच्छा, ये अल्फाज वाली भी जो बंदिश है वो इसलिए आई क्योंकि ऑडिटर्स ने क्लाइंट्स को फेवर करने के लिए अपने अल्फाज लिखना शुरू कर दिए कि मिस स्टेटमेंट लगती नहीं थी कि भाई ऐसे आप अल्फाजों में तो खेल सकते हो ना। तो उसने कहा कि नहीं, होशियारी नहीं, मिस स्टेटमेंट है तो उसको बताने का तरीका मैं बताऊंगा, आपने अपना दिमाग नहीं चलाना। बात क्लियर है? चलें जी आगे। दूसरी एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका एक ही कस्टमर था, एक कंपनी है जिसका एक ही कस्टमर था, उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न इशू। दिस इज कॉल्ड, सर व्हाई यू आर सेइंग गोइंग कंसर्न इशू? एक ही कस्टमर था तो अब पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी दूसरे कस्टमर को ढूंढ नहीं पा रही। स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ सिंपल, एक चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं, एक चाइनीज कंपनी के अंदर पाकिस्तान में आई और उसने विंड पावर से एनर्जी लगाने का, बनाने का प्रोजेक्ट बनाया, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी से, दैट इज कॉल्ड एनटीडीसी, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। खैर, चाइनीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया? अब जैसी बातें, पूरे कनेक्शंस होते हैं, लाइंस बिछती हैं, मीटर्स लगते हैं, पूरा प्रोसेस होता है भाई, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एनटीडीसी ने कहा जाओ हमें कोई और मिल गया, आप कट ले यहां से, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब मुझे आप ये बात बताएं, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के अलावा अगर वो स्विच होता है, पहले तो कोई मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा तो क्या इस कंपनी के बंद होने के चांसेस हैं? तो ऑडिटर को कहा गया कि बेटा, इंसान का बच्चा बन के शेयर होल्डर तक ये बात पहुंचाना अपनी रिपोर्ट के जरिए। तो ये दूसरी सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या बताया? गोइंग कंसर्न। क्या बताया? अच्छा, अगर मैं बीइंग एन ऑडिटर, मुझे पता है कि कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले हैं। अच्छा, कंपनी के फाइनेंशियल्स में गलती नहीं है, गलती तो पहले वाली एग्जांपल में थी। मैं कह रहा हूं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नहीं है, पर कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले हैं। तो क्या बीइंग एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी बनती है, हाँ या नहीं? तो एक एक के कान में जाके बोलूंगा रिपोर्ट में लिख के दूं? अच्छा, रिपोर्ट में लिख के दूंगा तो सब तक खुद बात पहुंच जाएगी? तो वो यही तो कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं इन इन हालात वाकयात में ये आपने करना है, क्योंकि ऑडिटर भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये बताएं कि गोइंग कंसर्न के मसले। अच्छा, अब मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं? सर उसमें कोई गलती नहीं है ना, आपने सबूत इकट्ठा किया। अच्छा, अब जो आपने सबूत इकट्ठा किया ना, वो गोइंग कंसर्न का किया है। जब आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो आपको सबूत मिला, फाइनेंशियल्स में तो सही है, पर एक बात आपको पता लग गई है कि कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दिस थिंग यू नीड टू कम्युनिकेट इन योर ऑडिट रिपोर्ट। पहले बताओ, बात क्लियर है? बेसिक बात, ऑनलाइन में तो जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, जल्दी से सारे बच्चे, क्लैरिटी है? ओके गुड। अब तीसरी एग्जांपल, आप इदारे के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे आप फिक्स एसेट रजिस्टर दे दें। अब ये कह रहा हूं तो तुम्हें बात समझ आ रही होगी, इंटरनल कंट्रोल करवा के पहुंचा है। क्या होता है एफएआर? जिसमें पीपी की चीजें होती हैं, टैगिंग होती है, एसेट की कॉस्ट आ रही होती है। अच्छा, वहां पे क्यूमुलेटिव एसेट्स होती हैं, एक एक एसेट अलग अलग, एक एक एसेट अलग अलग, पक्की बात है। उसमें एडिशंस भी आ रही होती हैं, डिस्पोजल भी, सब आ रहा होता है, डेप्रिसिएशन भी, सब एवरीथिंग, और वहां से लेजर में जा रही होती हैं। अच्छा, मैंने क्लाइंट के पास भेजा बच्चे को कि भाई फिक्स एसेट रजिस्टर दे दो,
मुझे वेरीफाई करना है आपके पीपी की टोटल एडिशंस। तो क्लाइंट कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर से देख लो, बात समझिएगा, क्लाइंट कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर से देख लो, वो बच्चा कह रहा है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर में टोटल एडिशन आती है, 50 होंगी तो 50 के 50 का सम होगा, मुझे वेरीफाई ही वो करना है। आप मुझे फिक्स एसेट रजिस्टर दें ताकि मैं उसमें से देखूं कि ये कितने एसेट्स का सम है, और फिर उसमें से मैं आपसे इनवॉइस मांगूंगा सैंपल बेसिस पे, तो मैं उसको वेरीफाई करूंगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। क्लाइंट कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लो, बच्चा कह रहा है देख रहा हूं, मुझे एफआईआर दे दो, बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लो, यही चले जा रहा है। मेरे पास कंप्लेन आई कि सर ये कर रहा है, तो मैंने बोला उसको भाई मैं देख के क्या करूंगा, मुझे इसको वेरीफाई करना है। क्लाइंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं दिया, क्लाइंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं दिया। अच्छा तो क्या मैं वेरीफाई कर पाऊंगा उसको? क्या क्यों नहीं कर पा रहा? इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑडिट के स्कोप में लिमिटेशन। ऑडिट के, वापस बोलो, ऑडिट के स्कोप में लिमिटेशन। ऑडिट के स्कोप में लिमिटेशन का मतलब है आपका स्कोप है ऑडिट करना, आपका स्कोप क्या है? वेरीफाई करना, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, आपको वो करने नहीं दे रहा, यानी आपके मकसद को अचीव करने, दैट मीन्स योर स्कोप वाज टू डू ऑडिट एंड टू वेरीफाई दैट थिंग, एंड दैट क्लाइंट इज पुटिंग लिमिटेशन ऑन दैट स्कोप, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्कोप लिमिटेशन। आपके स्कोप में लिमिटेशन आ गई है कि वो चीज हो नहीं पा रही, इसको हम कहते हैं उर्दू की जबान में सबूत नहीं मिल रहा, इसको हम कहते हैं सबूत। तो फिर यही आयजा कहता है आपको कि जब सबूत ना मिले तो कैसे अल्फाज होंगे वो भी मैं बताता हूं। पहले बताओ बात समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो जल्दी से। ओके जी, गुड। अच्छा एक अहमद ने सवाल पूछा, फिक्स एसेट रजिस्टर में एसेट कैरी होते हैं कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट पे। भाई कॉस्ट भी आ रही होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रहा होता है, सब आ रहा होता है, एक एक एसेट का अलग अलग। सही है, चलिए जी, खैर आगे बहुत ही फोकस और तामुल के साथ इधर देखिएगा। मैंने कहा सर अब किसी भी स्टैंडर्ड को नहीं, स्पेशली इस स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले हमने पहले पूरी ऑडिट साइकिल समझी ताकि मैं आपको रिपोर्ट पे लैंड करवा सकूं कि यहां पहुंचना चाहते हैं, ये मेरा मकसद है। रिपोर्ट का मकसद ये है कि कंक्लूड करना कि भाई हम ये इस नतीजे पे पहुंचे, पर किस बिना पे? एविडेंस के बिना पे। एविडेंस कैसे मिला? प्रोसीजर। अच्छा प्रोसीजर परफॉर्म करना मैंने भी सिखाया नहीं है, वो सीखेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर अब मैंने ये कहा कि सर अब हम ये सीख रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है और हम क्यों ये बताता है कि भाई इस सूरत हाल में ये कर लेना। कितनी सिचुएशन अब तक मैंने सिखाई? पहली मिस स्टेटमेंट, वेरी गुड। दूसरी गोइंग कंसर्न इशू। तीसरा स्कोप लिमिटेशन। पहले बताओ बात क्लियर है? चलें जी, अब ये देखिएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो मैं आपका पहले व्यू क्लियर कर रहा हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो रीड भी उसी डायरेक्शन में करेंगे। पहला, ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन, रिपोर्ट दे देगा, एन एग्जामिनर विल आस्क टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन ऑडिट रिपोर्ट। जो बेवकूफ ऑडिट रिपोर्ट याद नहीं करके जाएगा ना, उससे ये सवाल नहीं होगा 15 नंबर का। यानी एग्जाम्पल, वो आपको रिपोर्ट बना के दे देगा, बोलेगा तू टेंशन नहीं ले, ये ले, और फिर सिचुएशन लिख के देगा। सिचुएशन में बोलेगा कि भाई कंपनी के ये मसले हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस मसले पे इस पैराग्राफ में ये आना चाहिए, इस मसले पे इस पैराग्राफ में ये आना चाहिए। अरे भाई बातें नहीं इधर, या तो उसको कटा दे, अभी तो पहले सुन इधर मेरी बात, मैं कह रहा हूं यार, जानिए डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं, इधर फोकस हो गया। जब मैं एक चीज बता रहा हूं 15 नंबर की, हर बार आता है सवाल इसका। ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जाम में या किसी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। ऑडिट प्रोसीजर्स भी ऐसे नहीं हो सकते कि नहीं है। तो यार बहुत फोकस होकर सुनना है इस पे, मेरा दिमाग खराब है इस पे, मैं बता रहा हूं। इस पे मुझे इतनी सी भी वो नहीं बर्दाश्त कि कोई इधर चूंचा कर ले, तो इधर फोकस होकर देखना प्लीज। इधर मैंने ये कहा ऑडिट रिपोर्ट आपको गिवन होगी और वो ये कहेगा कि भाई इस ऑडिट रिपोर्ट को देखो और इसमें बताओ मसले क्या हैं, अगर हालात वाकयात ये हैं। हालात वाकयात अभी कितने बताए मैंने? 3। अच्छा आपको हालात वाकयात देगा कुछ और रिपोर्ट में डाल के देगा कुछ, और आपसे बोलेगा
कि भाई इस हालात वाकयात में तुम सजेस्ट करो, क्योंकि तुम तो ऑडिट एक्सपर्ट हो, जो कि लगते नहीं हो। ये देख के बताओ मुझे कि क्या इस हालात वाकयात में ये रिपोर्ट सही है, तो फिर आपने उसको लिख के देना है कि इसमें ये सही है, इसमें ये सही नहीं है। तो वो लिखने का भी तरीका सिखाऊंगा, पर पहले बताओ पहली रिक्वायरमेंट समझ आती है? अच्छा, हो सकता है एक सिचुएशन वो दे उसके अंदर स्कोप लिमिटेशन हो और सवाल में जो जिक्र किया गया हो मिस स्टेटमेंट का किया गया हो, तो क्या दोनों चीजें मैच होती हैं या सिचुएशन और रिपोर्ट अलग है? तो आप जो मसला था वो बताएंगे ना, जो मसला है बता कुछ और रहे हो तो दोनों आपस में मैच नहीं होते। तो यही वो टेस्ट करेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके पास सिचुएशन आ जाए तो उस केस में आप रिपोर्ट में क्या डालेंगे। पहले बताओ, ये क्लैरिटी है? चलें जी आगे। दूसरा, सिनेरियो विल बी गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड इन द सिनेरियो विच एरिया ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड हाउ। पहले और दूसरे में क्या फर्क है, कोई बता दे? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट और सिनेरियो दोनों मैच कर रहे हूं, तो फिर आपने बताना होगा ना कि सब कुछ ठीक है। तो पहली और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या फर्क है? हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? वेरी गुड। तो वही बात कि आपको अब सिचुएशन देगा और ऑडिट रिपोर्ट गैप कर देगा, बोलेगा बताओ इसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट के किस एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, और जो इफेक्ट आएगा वो लिख के दे दो, जो इफेक्ट आएगा वो लिख के दे दो। पहले बताओ, बात क्लियर है? चलें जी, हमने कहा तीसरा सिनेरियोस, मिस स्टेटमेंट, एविडेंस नॉट अवेलेबल, गोइंग कंसर्न इश्यूज, इसमें कोई शक? क्लियर है? केस ऑन कंपनी, कंपनी पे केस चल रहा है, तो उस केस में इसको हम कहते हैं कंटिंजेंसीज। तो इस केस में आपने क्या करना है वो, अच्छा फिर एक सवाल ऐसा आएगा जो ये लिख के दिया, बोलेगा ड्राफ्ट करके दो XYZ सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इन द गिवन सिनेरियो। अच्छा देखें, अब ऊपर वाले में उसमें भी फर्क कर लेते हैं। ऊपर वाले में वो कहेगा ये लो सिनेरियो, नहीं, वो मुझे कहेगा ये लो सिनेरियो और मुझे बताओ इस ये होता अगर किसी कंपनी में तो तुम ऑडिट रिपोर्ट के किस एलिमेंट को छेड़ते, या इसमें फर्क आता, पहली चीज। दूसरा, सिनेरियो दे देगा, बोलेगा आप इंपैक्ट साइड में इस सिनेरियो के बेस पे इस पैराग्राफ में क्या लिखते हैं वो लिख के दे दो। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कि ऑडिट रिपोर्ट अगर तुम बना रहे होते प्रैक्टिकल लाइफ में और ये सिचुएशन तुम्हारे सामने होती है तो तुम क्या लिखते। अब 3 तरीके की सिचुएशन मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं ताकि जब हम रीडिंग कर रहे हों या ये टॉपिक को आगे लेके चल रहे हो तो दिमाग में कॉन्सेप्ट हो कि सवाल किस तरीके का आ सकता है। जैसे रिस्क में कैसा सवाल आता है, सिनेरियो देता है, क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करो रिस्क। और कंट्रोल्स का सवाल आता है तो क्या बोलता है, डेफिशिएंसीज, रिकमेंडेशन या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पता था ना, तो टारगेटेड जगह पे पहुंचे। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। तो मैं चाहता तो मैं शुरू करवा देता फौरन, पर हमें बेसिक्स पे काम करना है कि भाई हाँ ये है। खैर वापस से, अब मुझे एक बात बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये सिनेरियोज हैं जिस पे सवाल आ सकता है। रिपोर्ट दे देगा, बोलेगा गलतियां बताओ, या तो सिनेरियो दे देगा, बोलेगा बताओ किस एरिया पे इंपैक्ट आएगा, या तो बोलेगा वो एरिया ही लिख के दे दो। एक तो है ना इस एरिया पे इंपैक्ट आएगा, तो आपने 2-3 लाइनें लिख के गायब। और वो बोले जिस एरिया पे इंपैक्ट आएगा वो तो बताओ, पर उस एरिया में क्या लिखते वो भी बताओ। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जानी जल्दी से। शहजिल कह रहे हैं सर मिस स्टेटमेंट बता दें क्या होता है। भाई मिस स्टेटमेंट का मतलब है गलती इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट कैन बी ऑफ डेप्रिसिएशन, इट कैन बी ऑफ रिसीवेबल। अच्छा, अगर एक क्लाइंट है वो बैड डेट एक्सपेंस बुक नहीं कर रहा जबकि उसको करना चाहिए, ये क्या है? वेरी गुड, मिस स्टेटमेंट है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 15 नंबर का जो सवाल आता है ना ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें बच्चा ब्लेंडर ये मार के आता है कि वो फर्क नहीं कर पाता मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में। और अगर ये फर्क कर लेता है तो फिर वो कंक्लूड सही नहीं कर पाता, तो क्योंकि प्रैक्टिकली आपने देखा नहीं है। तो मुझे ऐसी आपको कोई 10, 15, 20, 25, 50 एग्जाम्पल्स देख के वे फिक्स करना होगा कि व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, व्हाट इज स्कोप लिमिटेशन, और क्या गोइंग कंसर्न का मसला है या नहीं है। तो ये देख के करना है। सही है जी। खैर यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जानी।
चलें जी सर, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला कंटेंट आपके सामने, रिपोर्ट आपको अभी मैंने दिखाई नहीं है, पर वो कहता है रिपोर्ट जो ऑडिटर की तरफ से जाएगी, फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपोर्ट जो ऑडिटर की तरफ से जाएगी, किसको? शेयर होल्डर्स को। वेरी गुड, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी उनकी है, शेयर होल्डर्स को। तो उन शेयर होल्डर्स को आप सबसे पहले टॉप पे हेडिंग डाल के देंगे, दिस रिपोर्ट इज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसलिए क्योंकि सामने वाले को पता लगे ये जो ऑडिटर है वो कंपनी से इंडिपेंडेंट है, वो कंपनी से, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। शुएब ये बताओ, इंडिपेंडेंस मैंने कब इंश्योर की थी? सोच के बताना, चवल नहीं मारना, ऑनलाइन तो तुम बता सकते हो, कोई हेल्प नहीं करना। इंडिपेंडेंस मैंने कब इंश्योर की थी? सोच के। अभी ये ऑडिट में घुमाऊंगा ना, चैप्टर्स खत्म होने तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसी कनेक्टिविटी बनती है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस पे, क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले या क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स में? बिल्कुल सही, क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर बोला ही इसलिए था कि आप ये देख लें कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। मैंने आपको बताया था वहां पे कि शेयर्स नहीं होने चाहिए, पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें। पहले बताओ, याद आया? क्लैरिटी है, गुड। तो सर हमने ये कहा कि यहां पे मैं लिखने के काबिल तब हूंगा ना जब मैं इंडिपेंडेंट था, और वो कहता है आपने इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी होती है ऑडिट शुरू होने से पहले भी और ऑडिट के दौरान भी। बात समझ आ रही है? ऑडिट के दौरान भी। तो ये इंगेजमेंट पीरियड कहलाता है कि ऑडिट पीरियड के बीच में भी आप इंडिपेंडेंट होंगे, ऑडिट से पहले भी आप इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करने लगे थे ना उस वक्त। तो पहले बताओ, अच्छा अब इंडिपेंडेंट ऑडिट, अब एक बच्चे को सवाल मिला एग्जाम में, सीए फाइनल की बात बता रहा हूं, एग्जाम में कमेंट्स हैं इस पे। उस बेवकूफ ने ये किया कि जब रिपोर्ट में उससे डेफिशिएंसीज पूछी तो ऊपर उसने ना ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा हुआ था, एक वर्ड खा गया। इसकी सिग्निफिकेंस तो नहीं है, क्यों? इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट परफॉर्म ऑडिट। तो अब देखो एग्जामिनर ऐसे घुमाता है, तो ये नहीं कराते बच्चों को कंटेंट्स। भाई आप सीधा आ जाओ उस पर, भाई सिचुएशंस पे आ गया। भाई आप पहले समझ लो कि कंटेंट्स में क्या क्या आता है, फिर उसमें खेलना ना। समझ तो आए कि इसमें ये इंपैक्ट है, इसमें ये इंपैक्ट है। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? पक्की बात है, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ। यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो अगर आपको वो डेफिशिएंसी निकालने को बोले तो हेडिंग को कटा नहीं देना, याद रखना कि इसमें ये हो सकता है। क्लियर है? चलें जी आगे। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि सर ये बोलता है दिस इज द हेडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो बताता है कि ये जो बंदा ये रिपोर्ट दे रहा है उसका कंपनी या उसकी मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर होता तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इन्फ्लुएंस में आके वो सही रिपोर्ट नहीं देता। क्लैरिटी है? चलें जी, हमने कहा सर आए हम आपको जरा इसके एक्सट्रैक्ट दिखा दें। इस तरीके से दी जाती है ये रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी कंपनी। अच्छा अब देखो इसके बाद ही ये कनेक्टेड है दूसरा कंटेंट, एड्रेसी, कि किसको एड्रेस करते हो। तो आप 99% केसेस में मेंबर्स को ही जो एड्रेस करते हो। मेंबर्स कौन? कंपनी के शेयर होल्डर्स। और एज एप्रोप्रिएट इसलिए लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। अभी XYZ कंपनी है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद के अपने में मर्ज कर रही है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए हमें अपॉइंट किया डायरेक्टर्स ने। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की परमिशन होगी, पर अपॉइंट किसने किया? अब मैं बहुत क्लैरिटी से आपको ये बात समझा रहा हूं ताकि आप लॉजिकली कनेक्टेड रहें। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर 2017 के अंदर डायरेक्टर्स को पावर दी गई है टू मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट ने डायरेक्टर्स को पावर दी हुई है कि वो लोन भी ले सकता है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है कंपनी के लिए। ऐसा ही है ना? आगे सुनिएगा। डायरेक्टर्स ने क्या किया? डायरेक्टर्स ने सोचा कि यार एक दूसरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, इनकी साइनर्जी बनती है, इसको खरीद लेते हैं और खरीद के इसको अपने आप में, क्योंकि डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि मुझे एडिशनल मैनेजमेंट की नीड ही नहीं है, उसकी मैनेजमेंट को फारिग करेंगे और जो यहीं के लोग हैं उनसे काम करवाएंगे। तो ऐसे ले ऑफ्स होते हैं।
ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में ले ऑफ्स होते हैं। आपने 10 जगह सुना होगा कि भाई इसको एक्वायर कर लिया, वहां से लोगों को निकाल दिया। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी अभी थी ट्विटर। अगर आपको पता हो तो इलॉन मस्क भाई ने अच्छे खासे लोगों को कटा दिया। क्यों? ऑपरेशनल एफिशिएंसीज नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, ये तो बिजनेस डिसीजन है उसका। खैर, पर उसने ये भी हकीकत है कि उसने पे पैसे देके लोगों को कटाया वहां पे, यानी उसकी 2-3 महीने की सैलरी जो बनती थी वो दिया ताकि वो अपनी बंदा जॉब देख ले। सही है जी। खैर, वो अलग एक एंगल है, समझाने के लिए बता रहा था। खैर, इस केस के अंदर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने एग्जाम्पल दी आपको, उसने मुझे अपॉइंट किसने किया? डायरेक्टर्स ने। तो फिर मैं ये रिपोर्ट एड्रेस भी किसको करूंगा? डायरेक्टर्स को करूंगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलो एक और चीज, एक XYZ इंडिविजुअल बंदा है, सही, XYZ इंडिविजुअल बंदा है, चलो बैंक है, अज्यूम कर लेते हैं बैंक है। बैंक ने कहा ऑडिटर भाई साहब इस कंपनी का ऑडिट करके दो। अच्छा, अब उल्टा है, यहाँ बैंक मुझे अपॉइंट कर रहा है ऑडिट करने के लिए। बैंक मुझे, पहले कंपनी नहीं अपॉइंट कर रही है कि भाई मेरा ऑडिट करो ताकि बैंक मुझे लोन दे। बैंक मुझे कह रहा है यार तुम चेक करके दो क्या सही है या नहीं है। खैर, तो अब मुझे बताओ इस केस में मैं एड्रेस किसको करूंगा? क्यों? उसने अपॉइंट किया तभी एज अप्रोप्रिएट लिखा हुआ। पर खैर, हम जब रेगुलेटरी ऑडिट की बात करते हैं तो रेगुलेटरी ऑडिट में हमें अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर, क्योंकि पैसा तो उसका फंसा हुआ है। पर खैर, अगर स्पेशल ऑडिट होता है तो स्पेशल ऑडिट के अंदर जो अपॉइंट करता है हम रिपोर्ट भी उसको एड्रेस करते हैं। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी। हाँ बिल्कुल सेम था। अच्छा भाई, अहमद रियाज कह रहे हैं सर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी टू हुम द ऑडिट रिपोर्ट इज डायरेक्टेड। भाई क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होते? तो उस केस में भी रिपोर्ट किसको जाएगी? शेयर होल्डर्स को जाएगी एज अप्रोप्रिएट। क्लियर है? जल्दी जानी बता दो। सेट है जी? डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। अगर डायरेक्टर्स हमें कह रहे हैं, बैंक तो इटसेल्फ एक एंटिटी है ना, बैंक का कोई बंदा कहेगा ना मुझे। अब बैंक के शेयर होल्डर्स तो नहीं कहेंगे, बैंक के डायरेक्टर्स ही कहेंगे, जो कहेगा मुझे तो मैं अपॉइंट करेगा, जो उसको मैं रिपोर्ट दे दूंगा। सिंपल। सही है? चलिए जी। अच्छा भाई, तो खाली ये देख लेते हैं कि हमारे पास एड्रेस शेयर होल्डर्स मेंबर्स इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी यूजुअली शेयर होल्डर्स को किया जाता है क्योंकि उनका पैसा लगा होता है। और दूसरा ये कि सर डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स या बैंक। इन्वेस्टर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी। अच्छा, क्या आपको एक सिंगल इंडिविजुअल ऑडिट के लिए अपॉइंट कर सकता है? यस। तो फिर आप एड्रेस किसको करेंगे? क्योंकि आपको अपॉइंट किया उसने, पैसे इसके हैं। पर स्टिल यू हैव टू राइट आई एम द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, बिकॉज इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट परफॉर्म ऑडिट। पहले तो बात क्लियर है? यानी सर रिपोर्ट के कंटेंट्स के अंदर आपने कितने कंटेंट सीखे? 2, एक टाइटल और दूसरा एड्रेसी। बात क्लियर है? तो सर इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं क्योंकि कंपनी लॉ की भी क्लास है ताकि बच्चे वो देख लें। तो सर अगली क्लास में मिलते हैं अगले कंटेंट्स के साथ, और अगले कंटेंट्स इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि तुम सब जलील भी होगे, जिसमें मैं पूछूंगा कि भाई बताओ इस सिचुएशन में तुम क्या करते, तो गलत बताओगे, फिर जलील करूंगा। ऐसे जलील कर करके आखिर में सब एक पेज पे आ जाएंगे, यानी तकरीबन हर कोई जलील हो चुका होगा। सही है जी? खैर चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। कल की क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल जानी क्लास है